का प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है बताओ? जब किसी चीज़ का विरोध करना हो या तुमको अपनी कोई मांग हो तुम्हारी और उस मांग को मनवाना हो, तभी तो प्रोटेस्ट होता है। मतलब किसान लोगों की कुछ मांग होगी, वो मांग पूरी नहीं हो रही होगी, उस मांग को पूरी करने के लिए वो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट। अब देखो, मुझे पहले एक सवाल का जवाब ये दो, क्या इंडिया में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है? प्रोटेस्ट करने का अधिकार है? लीगल राइट, फंडामेंटल राइट है। देखो, फंडामेंटल राइट हो जाएगा तो तुमसे वो कोई छीन नहीं सकता, लीगल राइट तुमसे छीना जा सकता है कानून के। हाँ, तुम खुद सोचो यार, अगर मैं प्रोटेस्ट को फंडामेंटल राइट बना दूंगा तो देश में कितनी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ ए जगह से जौनपुर से लखनऊ ट्रेन आ रही थी, तुमको प्रोटेस्ट करना तो तुम यहाँ धरना देने लग गए। इतने सारे लोग ट्रेन से आ रहे थे, इनका समय किल किसने किया? प्रोटेस्टर्स ने। तो भाई प्रोटेस्ट को फंडामेंटल राइट बनाना प्रॉब्लमैटिक नहीं हो जाएगा? कोई कभी भी बैठ जाएगा। तो लीगल राइट बनाएंगे कि अगर तुम्हारी बात वाजिब है तो कानून रहने देगा, पर तुम्हारी प्रोटेस्ट से कोई इस तरीके की इमोरलिटी हो रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं करेगा और तुमको हटा देगा। यही होता है। तो इससे हमने एक बात क्या सीखी? राइट टू प्रोटेस्ट इज अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। बढ़िया चीज सीखी। ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब देखो, मेरा तुम लोगों से सवाल क्या था? फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है ना? फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? मैंने तुमको ये बता दिया, प्रोटेस्ट क्या है? एक लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, फार्मर की 3 डिमांड्स हैं। फार्मर की 3 डिमांड्स हैं। ठीक, अब इन 3 डिमांड्स को समझने के लिए पहले ये समझो, 2020 और 21 में सरकार ने 3 कानून पास किए थे, 3 लॉज। ठीक, अब वो कानून जरूरी नहीं है क्योंकि तीनों कानून सरकार ने वापस ले लिए 2021 में। किसानों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट चलते रहे, फाइनली सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े, तो वो कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखो, वापस से मुद्दा हो गया। क्यों गर्म हो गया? फार्मर इंडिया के 3 चीज़ें मांग रहे हैं। इंडिया के फार्मर 3 चीज़ें मांग रहे हैं। पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़। पहली चीज़ मांग रहे हैं एमएसपी को लीगलाइज करेंगे। मैं अभी सब समझाऊंगा। एमएसपी को लीगलाइज कर दो, एमएसपी को एक कानूनी अधिकार बना दो। नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, और उसके नीचे खरीदा तो भी अपराध। मतलब एमएसपी रेट अगर लीगल रेट बन गया, एक लीगल रेट बन गया, लीगल राइट बन गया कि एमएसपी पे ही मेरी फसल खरीदी जाए, मैं एक किसान हूँ, मेरी फसल एमएसपी पे ही खरीदी जाए और ये देश का एक लीगल राइट है, मेरा एक कानूनी अधिकार है, तो इससे नीचे अगर खरीदोगे तो वो इलीगल हो गया, क्योंकि लीगली एमएसपी इज द रेट, उसके नीचे खरीदा तो इलीगल। तो पहली डिमांड तो किसान ये कर रहे हैं, अभी हम समझेंगे एमएसपी क्या है। पहली डिमांड तो किसान ये कर रहे हैं कि एमएसपी को क्या कर दो? लीगलाइज, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसान डब्ल्यूटीओ पे बात करते हैं, मैं भी डिटेल बात करूंगा क्या बात हो रही है डब्ल्यूटीओ की। दूसरी डिमांड की डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, पहली एमएसपी से रिलेटेड है, दूसरी डब्ल्यूटीओ। अभी डिटेल में समझेंगे डब्ल्यूटीओ क्या होता है। ठीक, तीसरी इनकी जो मोटी डिमांड है किसानों की, वो ये है कि स्वामी नाथन कमीशन ने जो एमएसपी सेट की थी उसको फॉलो करो। ये भी मैं अभी समझाऊंगा। एक आयोग बैठा था एमएस स्वामीनाथन के अंडर में, चेयरमैनशिप में, उसने कुछ एमएसपी के सुझाव दिए कि एमएसपी ये होनी चाहिए। तो किसान कह रहे हैं कि हमको ये एमएसपी चाहिए। अभी मैं सब समझाऊंगा एमएसपी क्या है। ठीक, एक चौथी डिमांड कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी में केस हुआ था। अरे लखीमपुर खीरी में केस ये नहीं हुआ था, गाड़ी चला दी थी किसानों के ऊपर, उसके लिए ये कंपनसेशन मांग रहे हैं।
उसके लिए ये कंपनसेशन मांग रहे हैं किसान, ठीक। और पांचवी चीज़ जो वो मांग रहे हैं वो एक लैंड रिलेटेड एक्ट था, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, 2013 का। उसको चेंज कर दिया 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो उसमें वो रिस्टोरेशन मांग रहे हैं, मतलब वो ये मान रहे जो 2013 में कानून चल रही थी उसी के हिसाब से लैंड पे काम करो। अब इस केस में इस लॉ में क्या था, इस लॉ में ये सब था कि अगर ज़मीन, क्या मुआवजा मिलेगा किसान को, है ना। तो मुआवजे से रिलेटेड कानून था। मैं अभी डिटेल में बात करूंगा प्रॉब्लम कहाँ आई। 2013 में वो कानून बना था, ठीक। उस कानून में बदलाव कर दिए 2015 में। क्या बदलाव किए वो भी किसानों के लिए एक प्रॉब्लम है। अब डिटेल से सारी चीज़ें समझते हैं। पहला पॉइंट क्या था, एमएसपी। देखो इंडिया की जो खेती है वो टिपिकली किस पे डिपेंड करती है, मॉनसून, है ना। हम लोग हमेशा बचपन में पढ़ते थे भारत में किसान है, किसान जो होता है वो एक गैम्बल की तरह होता है। किसानी खेती जो होती है गैम्बलिंग की तरह होती है, ज़रूरी नहीं फसल आए नहीं आए, है ना। सिक्योर्ड नहीं होता किसान। जो छोटा किसान होता है, ओले पड़ गए, फसल ख़राब हो गई, फसल काट के लाए, लूट ली गई फसल, ये सब होता है गांव में आज ख़राब हो गई, फसल सड़ गई, तो किसान श्योर नहीं है कि उसको ये इनकम मिलेगी जब तक वो मंडी में बेच के ना आए। उससे पहले तक तो किसान परेशान है ना। बोया, जानवर चढ़ गया, नीलगाय आ जाती है, ठीक, ओले पड़ गए, सूखा पड़ गया, या धान काट के लाया, खेती अपना जो फसल काट के लाया वो फसल ही चोरी हो गई, फसल खराब हो गई, तो किसान यहाँ का सिक्योर्ड नहीं है ना इंडिया का, ठीक। तो इस वजह से किसानों ने एक डिमांड करी कि हमको एक श्योर्ड इनकम दे दो, मतलब एक रेट फिक्स करो जिस रेट पे सरकार मुझसे वो चीज़ प्रोक्योर कर ही लेगी। मतलब मैं किसान हूँ, मैंने कोई फसल पैदा की, सरकार उस रेट पे तो मेरी फसल खरीद ही लेगी। एक रेट फिक्स कर दो, सरकार को बोला, ठीक। तो अब सरकार के पास देखो दो बॉडी होती हैं। एक होती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसमें बड़े लेवल के नेता होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इसमें अमित शाह भी हैं। ये हर साल में 2 बार एमएसपी जारी करती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फसलों पे आती है, क्रॉप्स पे आती है कि गेहूं इतने रेट का बिकेगा, चावल इतने रेट का बिकेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, है ना। थोड़ा थोड़ा सुना सबने, ठीक। अब ये बताओ ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी कि गेहूं 2000 रुपये कुंटल ही बिकना है। कोई रेट ये देता होगा कि इस बार एमएसपी ये होगी। इंडिया में ये रेट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देती है। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसे लोग बैठे हैं, उनको तो आइडिया नहीं कि एमएसपी कितना होना चाहिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंड करती है एक सरकारी बॉडी जिसका नाम है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग। देखो कंफ्यूज मत हो, एक CACP नाम की बॉडी है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग। CACP रिकमेंड करती है CCEA को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं बैठे हैं, कि सर फला चीज़ की इतनी एमएसपी होनी चाहिए, XYZ चीज़ की इतनी होनी चाहिए। आखिरी साइन तो मोदी जी ही करेंगे। ये रिकमेंड करता है पर बाइंडिंग नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये समझ लो तुमने मुझे बोला कि सर इसको 10 रुपये का बेचेंगे, ज़रूरी नहीं मैं 10 रुपये का ही बेचूं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को एक्सपर्टीज़ है, उनकी वो रेट सुनते हैं, फाइनल रेट यही देते हैं, ठीक। कल क्वेश्चन आ जाए एमएसपी कौन देता है इंडिया में, तो CCEA। रिकमेंडेशन किसकी है? CACP की, ठीक। अब अगला सवाल आना चाहिए, मतलब क्या एमएसपी सारी क्रॉप्स के लिए आता है? ऑल क्रॉप्स मतलब राइस, वीट, गेहूं, धान, गेहूं, फिर इसके बाद और बताओ, ज्वार, बाजरा, रागी, ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं। टी भी तो एक तरीके का क्रॉप है, कॉफ़ी एक तरीके की क्रॉप है, फ्रूट भी तो एक तरीके की क्रॉप है,
क्या सब चीज़ों पे एमएसपी आती है? जो आम आता है मार्केट में, मैंगो जो किसान एक आम पैदा करता है, क्या सरकार उस पर एमएसपी जारी करती है? नहीं, मतलब कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स पे जारी करती होगी, समझ रहे हो? सिलेक्टेड क्रॉप्स पे ही जारी करती है। तो इंडिया में फिलहाल 23 ऐसी क्रॉप्स हैं, ठीक? 23 ऐसी क्रॉप्स हैं जिसपे क्या रिलीज होती है? एमएसपी। 23 को तोड़ के पढ़ते हैं 22, और अभी इस पे भी बाद में डिटेल में बात करेंगे। 22 क्रॉप्स हैं और एक है तुम्हारा गन्ना। गन्ना मतलब शुगर केन। शुगर केन पे एफआरपी जारी होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। समझे क्या कह रहा हूं? 22 फसलों पे एमएसपी जारी होती है। टफ लग रहा है? टफ है, देखो। हाँ, तुम्हें डर लग रहा है? लग रहा है ना आयुष? 22 क्रॉप्स पे क्या आती है? एमएसपी। और एक क्रॉप पे क्या आती है? एफआरपी आती है। किस पे? शुगर केन पे, गन्ने पे, ठीक। अब देखो 23 क्रॉप्स पे एमआरपी क्या आ रही है? 23 क्रॉप्स पे क्या आ रही है? एमएसपी। निकाल कौन रहा है? CCEA, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एडवाइस कौन देता है? CPC। बात समझ में आई? 23 क्रॉप्स पे आ रही है। 23 में से 22 प्लस 1 क्या है? शुगर केन। शुगर केन पे क्या मिलता है? शुगर केन पे क्या मिलता है? FRP। यहां तक बात समझ में आई, ठीक? अब देखो ये जो 23 क्रॉप्स है ना, पहले तो किसान कह रहे हैं कि ऑल क्रॉप्स पे जारी करो। फीजिबल है? नहीं। दूसरा, आप देखो एमएसपी जारी करने से दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? इंडिया में एक कानून है NFSA 2013 का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें तुमको 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो मोटा अनाज मिलता है। राशन शॉप होती है ना, PDS शॉप, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन मिलता है 1 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो अनाज मिलता है ना, कंट्रोल, ठीक? क्यों मिलता है? क्योंकि एक कानून है इंडिया में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हर गरीब परिवार को फूड मिलता है। मालूम है ना थोड़ा बहुत, है ना? राशन आता है। अभी भी तुमने देखा होगा मोदी सरकार ने 5 साल के लिए बोल दिया है 2023 से 28 तक हम आगे भी कितने 80 करोड़ लोगों को खाना देते रहेंगे, फ्री राशन मिलता है। सबने सुना है? अब इस फ्री राशन में मोटा मोटा क्या बिच रहा है? गेहूं और चावल। तो सरकार को इसकी ज़रूरत तो पड़ती है, सरकार को व्हीट और राइस तो चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत बांटना है गेहूं चावल। तो सरकार किसानों से सिर्फ व्हीट और राइस तो खरीद लेती है एमएसपी पर बाकी चीज़ों को खरीदे या ना खरीदे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब तुम, हाँ, पल्सेस भी, अब तुम अपने आप को किसान समझो, तुम एक अपने आप को किसान समझो। तुम क्या बोगे? तो किस चीज़ की फसल करोगे? व्हीट एंड राइस। ऑलरेडी किसान गरीब है, ऑलरेडी किसान परेशान है, समझ रहे हो? सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। तो वो क्या करेगा? ऐसी फसल तो करेगा जो श्योरिटी के साथ सरकार ले लेगी, ठीक? पक्का? अब दूसरी देखो, यहाँ पे इंडिया में एक यहाँ पे प्रॉब्लम समझो एमएसपी की। ये डेटा शोन है, प्रूवन है कि इंडिया में सिर्फ 6% फार्मर्स हैं जो एमएसपी को यूज़ करना जानते हैं। सोचो, 6% फार्मर्स ऐसे हैं इंडिया में जो एमएसपी के बारे में जानते हैं या फिर एमएसपी को समझते हैं। अपने भी आसपास देखो, कहीं तुमने सुना है कि एमएसपी पे बेच के आ गए? हाँ, अब तुम हो सकता है तुम 6% में हो। समझ में आ रहा है? हाँ, % ऐसे फार्मर हैं जो एमएसपी का यूज़ जानते हैं। पहली डिमांड क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि इसको क्या कर दो, एमएसपी को लीगलाइज। ये समझ में आया इशू? पक्का कि एक रेट फिक्स कर दो तो फिर तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। अभी सरकार को व्हीट और राइस चाहिए, है ना? और तुम ये समझ के चलो, अगर एमएसपी पे सरकार 100 रुपये का बजट बनाती है, एमएसपी एक टाइप की क्या सब्सिडी तो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, इतना पैसा तुमको देंगे ही देंगे, भले मार्केट में वो कितना
आ रहा हूँ, है ना। तुमको बोल 10 रुपये का मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, तो ये की सब्सिडी तो दे रहा हूँ, घाटा ही तो खाती है सरकार। अगर सरकार 100 रुपये की सब्सिडी देती है इस देश में, तो 64 रुपये वीट और राइस में ही चले जाते हैं, सोचो। और एमएसपी जारी कितनी फसलों पे हो रहा था? 23 में से 2 फसल 64% ऑफ एमएसपी जाती हैं। तो इंडिया में वीट और राइस कितना ज़्यादा हो रहा है? ये डिसबैलेंस आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में अगला सवाल आएगा कि एमएसपी कैलकुलेट कैसे होता है? आना चाहिए ना। 2000 रुपये कुंटल गेहूं या मतलब वीट क्यों है? ये किस किस फॉर्मूले से डिसाइड हो गया भाई? देखो, अब 3 तरीके होते हैं एमएसपी जोड़ने के, एमएसपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है A2, एक होता है A2 प्लस FL और एक होता है C2। डरना नहीं किसी भी चीज़ से, समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन समझोगे तो समझ जाओगे। A2 क्या है? A2 वो कॉस्ट होती है, तीनों क्या चीज़ें हैं? ये तीनों वो हैं जो एक फार्मर के कॉस्ट आते हैं किसी भी चीज़ को पैदा करने में, फसल पैदा करने में। ये तीनों उसके कॉस्ट हैं। क्योंकि तुम्हें क्या जारी करना है? मतलब तुम्हें मिनिमम जारी करना है कि 10 रुपये इस माउस के देने हैं, मुझे ये डिसाइड करना है 10 देने हैं, 12 देने हैं, 15 देने हैं। कैसे डिसाइड करूँगा? ऐसे ही तो डिसाइड करूँगा कि तुम्हारी इसमें लागत कितनी आ रही है। अगर मैं माउस 10 खरीदूंगा ही खरीदूंगा, या 12 का या 15 का या 20 का, जो भी रेट लगाऊंगा वो इसी हिसाब से तो लगाऊंगा ना कि तुम्हें ये कितने का पड़ रहा है। A2 वो कॉस्ट होती है जिसमें वो सारे खर्चे एडेड होते हैं जो किसान एक फसल को बोने में करता है। मतलब सीड, बीज लाता है, और वाटर लाता है, वाटर मतलब इरिगेशन, और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी लगते हैं, और बताओ ट्रैक्टर डीजल का खर्चा है ना, लेबर का खर्चा, मंडी ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सारे खर्चे हो गए उसकी फसल पैदा करने में। ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये बताओ, अगर किसान तुमसे ये बोले, तुम अपने आप को इमेजिन करो तुम किसान हो, मैं एमएसपी जारी करता हूँ, मैंने तुमको बोला कि तुमको मैं 20 रुपये किलो गेहूँ दूंगा, तुम गेहूँ ले आना मेरे पास। मैंने जब अगर मैंने A2 माना तुम्हारा कॉस्ट, तो मैंने देखा तुमने गेहूँ उगाने में कितना खर्चा किया, कितना डीजल फूका, कितना पानी सिंचाई लगाई, कितना सीड खरीदा, उर्वरक खरीदा, फर्टिलाइज़र खरीदा, ये सब तुम्हारे खर्चे हुए। एक तरीका, अब मैंने तुम्हें उस हिसाब से कोई रेट बता दिया कि भाई तुम्हारा 16 रुपये खर्चा आता है, मैं तुम्हें 20 रुपये दूंगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, भैया ये बताइए जो खेत पे मैं काम कर रहा था उसका क्या? वो भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं उस टाइम कहीं और भी तो कमा सकता था, मैं खेत पे ही तो बैठा था। तो मेरा भी तो पैसा दो, जो मैंने लेबर लगाया अपना, जो समय लगाया, जो समय मैं बाहर दे सकता था और जो समय मैंने इस खेत पे लगाया, उसको भी तो जोड़ो। तो अगर A2 वाले खर्चे में जब किसान की खुद की लेबर और उसकी फैमिली की लेबर ऐड कर दो, फैमिली लेबर प्लस फार्मर खुद की लेबर में A2 वाला कॉस्ट ऐड कर दो, तो क्या बनता है? A2 प्लस FL, फैमिली लेबर। FL मतलब फैमिली लेबर। समझ में आया? पक्का? अब इसके बाद देखो आता है C2। C2 मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। अभी इंडिया में ये चल रहा है। सरकार देखो एमएसपी कैसे जारी करती है, सरकार ये वाला खर्चा निकालती है A2 मतलब आपके सारे खर्चे जो खेती फसल पैदा करने के लिए चाहिए थे। A2 में FL मतलब फैमिली का लेबर, जो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने खेती की, मजदूरी करी, उसको जोड़ दिया A2 प्लस FL, और सरकार उसका 1.5 गुना तुमको दे देती है। यही इंडिया में अभी एमएसपी का फॉर्मूला है। अगर मतलब मान लो तुमने 16 रुपये लगाए, एक किलो गेहूँ पे तुम्हारा 16 रुपया लगा, मैंने तुम्हारी 2 रुपये लेबरी भी जोड़ ली, लेबर जो लगाया 18 रुपये, 18 रुपये का 1.5 गुना मतलब 24 रुपये। 24 रुपये सरकार तुमको दे देती है। 6 रुपये तुमने कमाए, 1.5 गुना, 18 का 1.5 गुना, समझे? मतलब 50% प्रॉफिट तुम्हारा। अब सुनो, अब तुम थोड़े और स्मार्ट किसान बन गए।
अब तुम्हारा दिमाग और चलने लगा। इससे पहले तुम सिर्फ फसल लाते थे, मैं फसल खरीद लेता था। तुम्हारा कभी दिमाग नहीं चलता था कि मैंने खुद भी तो लेबर किया, मेरे घर वालों ने लेबर किया, उसका क्या दिमाग चलाया तुमने। अब तुम थोड़ा और हाईटेक किसान बन गए। अब तुमने दिमाग लगाया, जो मैंने खेती करने के लिए अपनी ज़मीन लगा रखी है, अगर मैं उसका ब्याज उसको किराए पे किसी को देता तो भी तो कमाता, पर मैं वो किराए पे ना देके उस पर खेती कर रहा हूँ, तो वो जो किराया मैंने खो दिया वो भी तो जोड़ो। समझ रहे हो? रेंट ऑफ लैंड। और सुनो, अगर मैंने अपनी जेब से 5 लाख लगाए होते, वही 5 लाख मैंने बैंक में रखे होते तो मुझे कुछ ब्याज आता? वो ब्याज कौन देगा? वो सारे खर्चे जोड़ो और तब एमएसपी। अगर मैंने अपनी जेब से कुछ पैसा लगाया है तो उसका ब्याज, अगर बैंक से मैंने कुछ पैसा ले रखा है, बैंक से मैंने कुछ पैसा रखा है तो उसको मैं कुछ ब्याज देता हूँ, वो ब्याज भी इसमें ही जुड़ेगा ना। मेरा प्रॉफिट थोड़ी है और बढ़ रहा है। ये डिमांड कर रहा है किसान। अब तुम बताओ, किसान भी कुछ हद तक कहाँ तक सही है यार? किसान की भी तो गलती है। ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जिसमें शुद्ध 50% प्रॉफिट हो रहा है? शुद्ध 50% प्रॉफिट। अभी A2+FL में शुद्ध प्रॉफिट नहीं है। देखो इंडिया में ये चलता है, अभी A2+FL का 1.5 गुना दे देते हैं, इंडिया में ये चलता है। अब इसमें तुम्हारा सारा खर्चा और तुम्हारी खुद की लेबर जुड़ी हुई है, पर तुम डिमांड किसकी कर रहे हो? C2 की। इसमें लैंड, जो तुमने ज़मीन जिस ज़मीन पे खेती कर रहे थे उसका किराया भी जोड़ दिया, और जो तुम पैसा लाए थे, तुमने जो पूंजी फंसाई थी, ट्रैक्टर खरीदा था, उसका जो ब्याज दे रहे थे वो सारी इंटरेस्ट रेट भी जोड़ दिए। तो है किराया और ब्याज भी तुमने C2 में जोड़ दिया। अब तुम बोल रहे हो इसका 1.5 गुना दो, तो शुद्ध 50% प्रॉफिट मांग रहे हो ना। ये शुद्ध 50 नहीं है, इसमें तुम्हारी ज़मीन भी लगी है, तुम्हारी पूंजी भी लगी है। इसमें तुमने ज़मीन और पूंजी पे ब्याज जो दे रहे हो वो भी जोड़ दिया है। अब तो तुम्हारा लग रहा है जेब से वो तुम्हें चाहिए, तो 50% डिमांड बढ़ा दी ना, तुम वो 50% प्रॉफिट मांगने लग गए। ऐसा कौन होता है? यही किसान मांग रहा है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भैया कहता है कि 6% ही तो किसान एमएसपी जानता है, तो 6% का तो फायदा है। C2 मिलेगा 50% शुद्ध प्रॉफिट। मतलब तुम समझो, किसान C2 की डिमांड कर रहा है। C2 पे अगर मैं मान लो क्या क्या ले रहा हूं, मैंने ये 50 एकड़ मान लो मेरी गांव में ज़मीन है, इस 50 एकड़ का कुछ किराया आता अगर मैं किसी को देता, ये भी जोड़ा मैंने मान लो 25 लाख रुपए की मशीनरी लगाई खेत पे, ट्यूबवेल लगवाई, ट्रैक्टर लगवाई, उस 25 लाख रुपए का ब्याज भी जोड़ दिया। फिर उसके बाद जो मैं बीज लाया वो भी जोड़ दी, जो फर्टिलाइज़र लाया वो भी जोड़ दिया, इंसेक्टिसाइड जोड़ दिए, पेस्टिसाइड जोड़ दिया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जोड़ दिया, ये सब फैमिली का लेबर जोड़ दिया, ये सारी चीज़ें जोड़ के जो मेरा खर्चा आया एक्स अमाउंट का मैंने 1.5 गुना मांग दिया। किसान ये मांग रहा है। पर ये भी तो सोचो, सिर्फ 6% तो किसान मांग रहा है। अभी नहीं पता चला। प्रॉब्लम तो यही है यार, प्रॉब्लम तो यही है कि कुछ ही हैंडफुल ऑफ किसानों को फ़ायदा है। जो एमएसपी नहीं जान रहा वो ये सब क्या जानेगा? C2, A2+FL। समझ रहे हो? हमारे 2 इशू क्लियर हुए, बताओ कौन कौन से? मैंने तुमको बोला था 5 डिमांड है किसान की, 5 में से कौन से 2 कवर कर दिए? एमएसपी समझ गए, लीगलाइज कर रहे हैं। अब देखो स्वामीनाथन कमीशन बता दिया मैंने, है ना। एमएसपी कौन सी मांग रहे हैं? ये डिमांड कर रहे हैं C2 की। तो स्वामीनाथन ने C2 बोला था सर। अब देखो यहाँ पे गेम समझो, स्वामीनाथन ने 2006 में बोला था कि C2 दे दो। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने बोला था C2 पैसे दे, पागल हो जाऊंगा मैं, C2 नहीं दे पाऊंगा, और नहीं माना था। अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? मैं किसी पार्टी की तरफ बोल रहा, लेकिन अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? मेरे को सरकार में ले आओ, मैं तुम्हें C2 दे दूंगा। और जब 2010 में सत्ता में थे
तो मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टरशिप में ही C2 नहीं दिया था, बोला था A2+FL रखो, C2 सरकार अभी नहीं दे पाएगी। C2 का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। मैं किसानों के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, पर यार एकदम बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो ये मैं चाहता हूँ एक चीज़ को समझो, इश्यूज लिखे हैं मुझे बताना। देखो मेरा ये यहाँ पे एक कंक्लूजन ये है, देखो मुझे C2 में एक प्रॉब्लम ये दिखाई देती है कि C2 में आपने ज़मीन का रेंट ऐड कर दिया, ठीक है, आपने मेरा वो ब्याज भी ऐड कर दिया जो मैंने ले रखा था, पैसा अपने जेब से जो भी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, किसी के खेत बहुत फर्टाइल लैंड पे होंगे, किसी के खेत हाईवे पे होंगे, किसी के इनफर्टाइल होंगे, बंजर होंगे, और गांव में कहीं गली कूचे में होंगे। तो इन दोनों को इनका किराया कैसे डिसाइड? MSP का रेट चेंज हो जाएगा, फ्लक्चुएशन इतने सारे आ जाएंगे। समझ रहे हो? C2 में एक ये भी प्रॉब्लम है। पक्का? ठीक। अब देखो और इशू बताओ, 2 इशू, तीसरे हाँ WTO का इशू समझो। अब देखो WTO का इशू क्या है। वर्ल्ड में जब ट्रेड होता है, ये ग्लोबल मान लो मैप है, इधर US कहीं, ये अफ्रीका, इंडिया, ये इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है, मैंने इंडिया से कोई सामान इधर सऊदी भेजा, इन्होंने मुझे कुछ भेजा, मैंने इधर कुछ भेजा, इन्होंने मुझे कुछ भेजा, ये रूल बेस्ड होना चाहिए कि ऐसे ही होना चाहिए? रूल बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि कोई एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इनके अलग लॉज हैं, उसके अलग लॉज हैं, बिजनेसमैन क्यों घाटा सहे, है ना? तो एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो दुनिया के जो ग्लोबल व्यापार है, जो दुनिया का ग्लोबली जो व्यापार होता है, उस चीज का काम, उस चीज में एक रूल ऑफ लॉ का काम कौन रखता है? WTO चीज को बना के रखती है कि दुनिया में जो व्यापार हो रहा है, ग्लोबली जो ट्रेड हो रहा है, उसमें रूल ऑफ लॉ बना रहे, कानून का राज रहे, कोई अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करे। मैंने तुमसे कोई अग्रीमेंट साइन किया तो तुम उसको ध्यान रखो, तुमने मुझसे कोई अग्रीमेंट साइन किया तो ध्यान रखो, क्योंकि एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रेड होगा। टिपिकल तो नहीं? पक्का? अब देखो 1995 में WTO बनाया गया, इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर था। ठीक, इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर था। तो जो WTO के रूल्स होते थे, जो फ्री एंड फेयर ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं कि दुनिया में व्यापार सुगम होना चाहिए, आसान होना चाहिए, और सबके लिए सही से होना चाहिए व्यापार, है ना? अब इसकी बात WTO करता था, तो इंडिया को भी इसकी बात माननी पड़ेगी। WTO का एक नियम है, WTO का एक नियम है कि आप अपने देश में अगर सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी सब समझते हो, सिलेंडर 100 रुपए का था, तुमने 70 का खरीदा, 30 रुपए मैंने अपनी जेब से लगाया, वो सब्सिडी है। समझ रहे हो? सरकार अपनी जेब से देती है, उसको सब्सिडी कहते हैं। फर्टिलाइजर पे देती है, पेट्रोल डीजल पे दे देती है सब्सिडी, है ना? अब देखो WTO का एक नियम है जो कहता है अगर अपने देश में आपको किसी को भी क्या देनी, सब्सिडी, तो वो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसकी जो वैल्यू है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो भारत ने 100 करोड़ रुपए का गेहूं बनाया, तो तुम 10 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी नहीं दोगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों है? 10% सब्सिडी ही क्यों दे सकते हैं? समझो ये चीज़, क्योंकि WTO का काम क्या था? रूल ऑफ लॉ। तो WTO को सबके लिए क्या कराना है? फ्री एंड फेयर ट्रेड। ये इसका मोटिव है WTO का। तो अब WTO देखो क्या करेगा। WTO, अब देखो WTO को क्या करना है? फ्री और फेयर ट्रेड रखना है। अगर WTO 10% वाली लिमिट ना लगाए तो क्या होगा? मान लो अगर 10% वाली लिमिट ना लगाए तो इंडिया क्या कर सकती है? इंडिया अपने किसानों को बोले कि हम तुमको गेहूं पे 40 रुपए देंगे। पागल हो जाएगा, गेहूं उगाओ, गेहूं उगाओ। इंडिया ने इतना गेहूं उगा दिया कि अगले कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने लगे,
और बाहर के कंट्रीज़ में 10 या 12 रुपए में करने लगे, अपनी जेब से खर्चा करने लगे, सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ की जो गेहूं की इंडस्ट्री है या गेहूं की खेती है वो बंद हो जाए। तो बहुत कंट्रीज़ ये करती थी, डंपिंग कर देती थी कि तुमने इतनी सब्सिडी दी अपने बंदे को। सब्सिडी सिर्फ खेती में ही नहीं, किसी भी चीज़ में। मान लो मुझे मार्केट, गाड़ियों का मार्केट गड़बड़ाना हो वर्ल्ड में, इंडिया को, इंडिया अपनी कार की कंपनीज़ को इतनी सब्सिडी देने लगे कि 60% सब्सिडी, तुम 100 रुपये की गाड़ी बनाओ, 60 रुपये मैं दूंगा, तो गाड़ियाँ बन जाएंगी बहुत सारी। बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो इंडिया हो सकता है गाड़ी का मार्केट ही कैप्चर कर दे, क्योंकि तुम सस्ता दे रहे हो बाहर, तुम इतना प्रोड्यूस कर रहे हो। अब तुम सस्ता बेच के आओगे, 10 रुपये की चीज़ बाहर 8 रुपये की बेचोगे, तो 10 रुपये का जो बेच रहा था वो आज नहीं तो कल मार्केट से हो जाएगा, मार्केट से हो आउट होगा। तुमने 8 रुपये में मार्केट में जगह बना ली, अब तुम उसको 12 का बेचो चाहे 11 का। जियो ने क्या किया, फ्री इंटरनेट दिया ना 1 साल, इतना इंटरनेट फ्री दे दिया कि तुमने वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल सब छोड़ दिया। अब लेता है ना तुमसे 239, 680, अब ले रहा है और तुम कराते हो। इससे पहले तुम शायद कम रिचार्ज कराते हो, अब उसने तुम्हें रिचार्ज की हैबिट करा दी, क्योंकि पहले लेकिन खर्चा किया ना। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ये कर सकती है प्रोडक्ट के लिए कि गेहूं पे पूरी दुनिया की मार्केट की रेड मार दो, गेहूं पे इतनी सब्सिडी दो, गेहूं उगवा दो, कर सकती है ना दुनिया कंट्री। तो इसीलिए WTO ने क्लॉज क्या लगा रखा है, आप 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। ठीक, इंडिया देता है। अब तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में तुमको गेहूं मिलता है 2 रुपये किलो, है ना, और गेहूं पे MSP चलती है 2000 रुपये टन, मतलब लगभग 20 रुपये किलो। तो 20 रुपये किलो में किसान, सरकार खरीद रही है MSP दे के, और 2 रुपये किलो में तुमको दे रही है। तो ये जो -18 रुपये का घाटा है कौन बेयर कर रहा है, सरकार। यही सब्सिडी है। 2 रुपये में बेच रही है, अन्न योजना चलती है, राशन योजना, सरकारी कंट्रोल शॉप पे, और 20 रुपये में MSP पे खरीद रही है, 2 रुपये में बेच रही है। मैं 20 रुपये में ये चीज़ खरीद रहा हूँ और तुम्हें 2 रुपये में दे रहा हूँ, तो 18 रुपये में ही तो भर रहा हूँ। यही सब्सिडी है। तो सरकार कितनी सारी सब्सिडी दे रही है। तो WTO कहती है अपने किसानों को सब्सिडी देना बंद करो। किसान बोल रहा है ये नहीं होगा, तुम WTO से हट जाओ, हम तो सब्सिडी लेते रहेंगे। क्योंकि इंडिया ये क्या कहती है, कहती है हमारा किसान गरीब भी है ना, हम मार्केट डिस्टॉर्ट करने के लिए सब्सिडी नहीं दे रहे। WTO 10% का नियम क्यों लगा रहा है कि तुम मार्केट डिस्टॉर्ट कर दोगे, कल कोई मार्केट तोड़ दोगे, इतना सस्ता पैदा करोगे, मार्केट तोड़ दोगे। पर इंडिया क्या बोल रही है, हम अपने किसानों को सब्सिडी मार्केट तोड़ने के लिए नहीं दे रहे, हम अपने किसानों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो पुअर है। मैंने शुरुआत में ही बताया था, इंडिया में खेती श्योरिटी नहीं लाती। ज़रूरी नहीं तुमने फसल उगाई और तुम्हें पैसा उतना मिलेगा ही मिलेगा। फसल लुट गई, सड़ गई, पानी आ गया, ओले आ गए, सूखा पड़ गया, समझ में आ रहा है। तो WTO पे किसान कह रहा है भारत सरकार को कि सुनो, WTO छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन सब्सिडी देना बंद नहीं होगा। अब WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 साल में। जो WTO के देश हैं उनके कॉमर्स मिनिस्टर मिलते हैं हर 2 साल में। अभी फरवरी जो है, अभी अबू धाबी में मीटिंग है। अब देखो सरकार पे प्रेशर क्या, इलेक्शन से पहले WTO बोल रहा है कि सब्सिडी ख़त्म करो, कम करो, और किसान बोल रहे हैं तुम WTO छोड़ना है छोड़ दो, सब्सिडी कम नहीं होगी। अब देखो सरकार क्या करेगी फरवरी एंड में, समझे, क्योंकि वहाँ WTO में जवाब देना होगा। अब जब जो भी मैं बताऊँगा। समझ में आया, WTO का इशू समझ में आया, और MSP लीगल बनाना है समझ में आया, और क्या, और कौन सा बचा है, लखीमपुर नॉर्मल सा है। लखीमपुर में बस वो ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को भी मौत हुई थी, जिन किसानों को, उनको एक सरकारी नौकरी दो और इनको जस्टिस दिलाओ। तो बेसिक सी एक डिमांड है, मतलब एक डिमांड है इनकी। और इसके बाद देखो एक लॉ आया था 2013 में, जो ये कहता था कि अगर किसान की ज़मीन पे कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई चीज़ करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो 80% किसानों से, वहाँ के किसानों से पूछा जाता था कि आप वो ज़मीन छोड़ोगे कि नहीं, तो आपको मुआवजा देंगे, है ना। 80% से पूछा जाता था। अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट होता था तो 70% लोगों से पूछा जाता था अगर कोई पब्लिक प्रोजेक्ट होता।
मतलब सरकारी डैम, सरकारी रोड बननी है, तो अगर कोई खेत आ जाएगा वहाँ पे हाईवे निकलना है, तो किसानों से पूछोगे ना। ये 70% किसानों से पूछना पड़ता था उस एरिया में। जैसे अगर मान लो 10 खेत आ रहे हैं तो 70% किसानों से पूछना पड़ेगा क्या मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लूँ कि नहीं। 2015 में जो लॉज आए उसमें ये क्लॉज ख़त्म कर दिया उन्होंने। इसमें 3-4 चीज़ें डाल दी, जैसे डिफेंस, कि अगर डिफेंस प्रोजेक्ट बनना है या नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट बनना है तो ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इस लॉज में भी 2-3 चीज़ें हैं। ये है बेसिक फार्मर इशू और ये पैन इंडिया फार्मर इशू है। टॉपिक को लिख लो, इसके बाद 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। सर ये जो 80% लोगों की जो लैंड ऑक्यूपाई करेंगे उसका उनको कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं? कंपनसेशन मिलता है। कंपनसेशन देखो, मार्केट कंपनसेशन कैसे मिलता है, मार्केट वैल्यू जो भी होती है तुम्हारी ज़मीन की, अगर तुम्हारी ज़मीन रूरल एरिया में आ रही है, गांव में आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो 2 टाइम्स मिलता है। और अगर तुम्हारी ज़मीन अर्बन एरिया में आ रही है तो 4 टाइम्स मिलता है। मतलब समझो, मेरा कोई खेत है, अगर ये रूरल एरिया में, गांव में है और ये सिटी में है, यहाँ से सरकार की कोई प्रोजेक्ट निकलनी थी, रोड निकलनी थी मेरे खेत पे, तो मुझे मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा सरकार से। अगर मेरी ज़मीन रूरल एरिया की है, गांव में है, तो मुझे मुआवजा 2 टाइम्स मिलता है। मतलब मार्केट में मान लो मेरी उस ज़मीन की वैल्यू 5 करोड़ थी, तो सरकार मुझे कितना मुआवजा देगी, 10 करोड़। अब यही खेत मेरा अगर सिटी में होता, अर्बन एरिया में होता, शहर में होता, तो मुझे 4 टाइम्स मिलता। मतलब अगर मेरी उस ज़मीन की वैल्यू 5 करोड़ होती तो सरकार मुझे कितना पैसा देती, 20 करोड़ कंपनसेशन। ठीक, समझ में आया? फार्मर इशू समझ में आया? इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे क्या लगता है यार, मुझे ये लगता है कि अब हम लोगों को यही है, सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर बहुत लॉन्ग रन का है नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि ये C2 वाली चीज़ तो बिल्कुल बनती नहीं है ना, लेकिन फार्मर सिक्योर्ड भी नहीं है, तो बीच का कुछ रास्ता ये लोग निकालेंगे। इन सब, देखो यार, ये नेवर एंडिंग डिबेट्स हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। तुमको मैन्युफैक्चरिंग ही मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और लोगों के स्किल यूज़ होते हैं और थोड़ी सी इनकम लेवल बढ़ती है। फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर खेत में काम करने वाले मजदूर से तो ज़्यादा ही कमाता है ना।